हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में हर्ष और उसका साम्राज्य। तो उसमें पहली जो हेडिंग लिखी हुई है आप लोगों ने देखा होगा कि पुष्यभूति वंश। देखिए अगर आपको पुष्यभूति वंश के बारे में और अधिक बताना चाहूँ तो जो पुष्यभूति वंश था, तो जो पुष्यभूति नाम का व्यक्ति था उसी ने क्या किया था, विष्णुगुप्त को हरा करके गद्दी पर बैठा। और जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने ही नाम के आगे अपना वंश जोड़ दिया और इसके बाद जितने भी इसके वंश में राजा आएंगे वो सब पुष्यभूति वंश के ही कहलाएंगे। उन्हीं में से एक जो है वो हर्ष है, जिसको बोलते हैं कि भारत को, पूरे भारत को हर्ष ने विजित कर लिया था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी पूरे भारत को विजय करने वाला शासक कौन होगा, वो हर्ष होगा। और हर्ष के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसी वंश के नाम से पुष्यभूति वंश विख्यात हुआ। इसने गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त को हरा करके गद्दी हासिल की, क्योंकि गुप्त साम्राज्य हुरणों के आक्रमण के कारण बहुत ही कमजोर हो चुका था। पुष्यभूति ने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई। देखो पुष्यभूति जो है, पुष्यभूति के जितने भी राजा आएंगे, पुष्यभूति वंश के जितने भी शासक आएंगे वो सभी अपनी राजधानी को थानेश्वर बनाएंगे। हालांकि जब हर्षवर्धन आएगा तो भी उसने भी अपनी राजधानी को क्या बनाया, थानेश्वर बनाया। लेकिन मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा की क्या हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है तो राजश्री के कहने पर वह कन्नौज का शासक बनता है। ठीक है, तो वो बात की बात है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं तो हमको यहाँ पढ़ना है कि हर्षवर्धन भी कहाँ का शासक था। तो आप लोग बताओगे थानेश्वर का ही शासक था। ठीक है, उसने भी अपनी राजधानी को क्या बनाया था, थानेश्वर बनाया था। ठीक है, चलो हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखिए हर्ष और उसका साम्राज्य। अब हम लोग बात करेंगे इसकी वंशावली क्या थी। तो देखिए हर्ष जो है वो प्रभाकर वर्धन का बेटा था। लेकिन उसके पहले कौन कौन से इस वंश में आएंगे उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हमने कहा था आपको, पुष्यभूति आएगा। कौन आएगा, पुष्यभूति आएगा। सबसे पहला कौन आएगा, पुष्यभूति आएगा। और पुष्यभूति का बेटा जो है, पुष्यभूति का जो बेटा है वो नरवर्धन है। ठीक है, और नरवर्धन का बेटा कौन है, तो राजवर्धन हो जाएगा। और राजवर्धन का बेटा कौन है, तो आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन कौन है, तो राजवर्धन फर्स्ट का बेटा है। लेकिन आदित्यवर्धन के एक और पुत्र होगा जिसका नाम है क्या, प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो बेटे होंगे। प्रभाकर वर्धन के कितने बेटे होंगे, इसके दो बेटे होंगे, जिसका पहले का नाम क्या हो जाएगा, राजवर्धन सेकंड, और दूसरा क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। लेकिन याद रखना, प्रभाकर वर्धन के दो बेटे होने के साथ साथ एक बेटी भी थी जिसका नाम क्या था, राजश्री। ये वही राजश्री है जो जिसे मौखरी की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने क्या किया था, ग्रहवर्मा से शादी की थी। जो ग्रहवर्मा थे वो मौखरी वंश के राजा थे। इसीलिए क्या होता है कि इनको क्या किया जाता है, मौखरी वंश की रानी बना दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि मैं इतना बढ़िया आपको नोट्स लिख के लाया हूँ कि आप लोग कहेंगे क्या नोट्स हैं। ठीक है, और ये अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको PDF इसकी चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, GS by शिवम वर्मा पे। ठीक है, मैं वहाँ पे PDF डाल दूंगा। ओके, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले पढ़ लो। और इसी से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो PDF की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भूमिका किसकी बात करेंगे हम लोग, तो भूमिका में हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन कैसे सिंहासन पर बैठा, क्यों सिंहासन पर बैठा। सब बहुत सारे लोगों ने तो कहा था कि वो सिंहासन पर बैठना ही नहीं चाहता था, क्या कारण था, क्या नहीं था, वो सब हम लोग देखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए, और आज आपको कुछ ऐसा जानकारी प्राप्त होने वाली है कि आज खुद आपको कुछ अलग महसूस होगा। तो देखिए भूमिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, प्रभाकर वर्धन कौन हो जाएगा, तो प्रभाकर वर्धन तुम्हारे हो जाएंगे हर्षवर्धन के पिता। ठीक है, हर्षवर्धन के पिता, क्योंकि हर्षवर्धन का एक भाई था राजवर्धन सेकंड, और राजवर्धन और हर्षवर्धन और राजश्री के पिता का क्या नाम था, तो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन
ठीक है, राजवर्धन सेकंड, ठीक है, राजवर्धन यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए। राजवर्धन सेकंड थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा उसे एक समाचार मिल गया कि बंगाल के शासक शशांक ने, कौन था बंगाल का शासक उस समय? शशांक था, जो एक गौड़ शासक था। कौन सा शासक था ये एक गौड़ शासक था, गौड़ जाति का था, गौड़ वंश का था, इसलिए इसको हम लोगों ने बोल दिया कि गौड़ शासक है। गौड़ शासक और मालवा के शासक देवगुप्त, ठीक है, मालवा के शासक कौन? देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। अब आप लोग पूछोगे कन्नौज से प्रभाकर वर्धन का संबंध क्या है? तो कन्नौज से प्रभाकर वर्धन का संबंध इसलिए था क्योंकि जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री, वो वहाँ के मौखरी वंश की क्या थी? रानी थी, क्योंकि राजश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मा के साथ, और ग्रहवर्मा किसके पति थे? तो राजश्री वर्मा के, राजश्री वर्धन के पति थे, ठीक है। जब इनके पति थे तो इनको ये समाचार मिला है कि राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई है और राजश्री को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। तो ये न्यूज़ सुन के ये अपनी बहन की रक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं, कहाँ के लिए? कन्नौज के लिए, ठीक है, कन्नौज के लिए। लेकिन आगे हुआ क्या, हम लोग आगे वाली जानकारी आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो चलिए आगे वाली स्लाइड स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए, दूसरी भूमिका क्या थी? इस घटना की सूचना पाकर राजवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा और देवगुप्त को तो इसने पराजित कर दिया, ठीक है। कहते हैं देवगुप्त को इसने पराजित कर दिया था, लेकिन जो गौड़ वंश का जो शासक शशांक था उसने राजवर्धन की विश्वासघात करके हत्या कर दी, ठीक है। राजवर्धन की हत्या कर देता है विश्वासघात के द्वारा, ठीक है। कहते हैं कि ये पहले राजवर्धन से मिल गया कि हम लोग क्या करते हैं, पहले देवगुप्त को हराते हैं और उसके बाद इसने क्या किया, धोखे से जब राजवर्धन को ये विश्वास हो गया कि ये अपने साथ में है, अपने पक्ष में है, उसके बाद इसने क्या कर दी, राजवर्धन की हत्या कर दी। ओके, तो इस घटना को जब सुना किसने, हर्षवर्धन ने, तो हर्षवर्धन को बड़ी बेचैनी हो गई। एक तरफ उसके जीजा की हत्या कर दी जाती, किसके द्वारा? देवगुप्त और शशांक के द्वारा। दूसरी तरफ उसी शशांक के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाएगी? राजवर्धन की, जो इसके भाई थे। तो हर्षवर्धन जो है वो ना चाहते हुए भी क्या करता है, ना चाहते हुए भी थानेश्वर की गद्दी पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो तुम्हारा हर्षवर्धन हो जाएगा वो मोह माया का जीवन त्याग चुका था और वो क्या करता, 11 साल की उम्र से ही वो क्या हुआ था, वो सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगा था। तो जब उसको ये पता चलेगा कि उसके वंश में और कोई शासन करने वाला नहीं है केवल हर्षवर्धन के छोड़ के, क्योंकि उसकी जो बहन थी राजश्री उसको बंदी बना लिया जाता है, किसके द्वारा? तो शशांक और देवगुप्त के द्वारा। अब उसके साम्राज्य में कोई है भी नहीं शासन करने वाला, तो ये क्या करेगा, इसको जबरदस्ती क्या किया जाता है, वहाँ की जनता द्वारा इसको राजा चुन लिया जाता है और जैसे ये राजा बनेगा वैसे एक प्रतिज्ञा करेगा कि मैं बंगाल के शासक गौड़ की क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे परिवार को क्या किया है, उजाड़ा है, ठीक है। तो ये उसी वचन को निभाते हुए सबसे पहले कन्नौज के लिए क्या कर देगा, रवाना होगा। और जब कन्नौज के लिए रवाना होगा तो क्या होता है उसके लिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका जन्म जो है 590 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 590 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, यहाँ पर हुआ था, लिख लेना, 590 ईस्वी में हुआ था। जो प्रभाकर वर्धन का क्या था, सबसे छोटा पुत्र था, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के 2 ही पुत्र थे, एक राजवर्धन की मृत्यु हो चुकी है और ये क्या था, छोटा पुत्र था, ठीक है, जो 11 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगा था। लेकिन राजवर्धन की मृत्यु के बाद जब ये 16 वर्ष की हुआ तो इसको 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बैठा दिया गया। थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठाला गया, तो 606 ईस्वी में। और कहते हैं जब इसका जन्म 1590 में, कुछ पुस्तकें इसके जन्म को लेके 1590 मानती हैं और कुछ एनसीईआरटी की बुक हैं जो इसके जन्म को लेके 591 ईस्वी मानती है। सॉरी, 1590 नहीं, 590, ठीक है, 590, और कुछ पुस्तकें 591 इसको मानती, ठीक है। तो आप लोग लगभग कह सकते हैं अगर 590 लेंगे तो 15 साल की उम्र में शासक बनेगा, 590 लेंगे तो 16 वर्ष की उम्र में शासक बनेगा, और अगर 591 लेते हैं तो 15 वर्ष की उम्र में शासक बनेगा। लेकिन वहाँ पे साफ स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि वो 16 वर्ष की उम्र में क्या बनता है, 16 वर्ष की उम्र में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हालांकि हर्षवर्धन खुद कभी भी
सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता था। अभी मैंने बताया आपको कि हर्षवर्धन जो है वो खुद कभी भी सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने सन्यासी जीवन व्यतीत करना चालू कर दिया था। मैंने अभी कहा जब वो 11 ही वर्ष का था तभी उसने क्या कर दिया था, सन्यासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही 16 वर्ष का आता है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसने कभी वो सोचा नहीं था। उसके पिता की भी हत्या हो जाती है, उसकी जीजा की भी हत्या हो जाती है, उसके भाई की भी हत्या हो जाएगी, उसकी बहन को क्या कर लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा। तो इसको जबरदस्ती क्या होता है, गद्दी पर बैठना पड़ता है। गद्दी पर बैठते ही बंगाल के गौड़ शासक शशांक से प्रतिशोध लेने की क्या करेगा, प्रतिशोध लिखना है यहाँ पे, प्रतिरोध नहीं प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करता है। और बहन राजश्री को सुरक्षा के लिए कन्नौज की ओर बढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि बहन जो है उसकी राजश्री को जो बंदी बनाए लिया गया है उसको, उसकी सुरक्षा के लिए कन्नौज की ओर प्रस्थान कर देता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। फिर क्या लिखा, परंतु सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त हो गई हैं। परंतु सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त हो गई हैं और विंध्याचल चली गई हैं। जब पता चला कि जो राजश्री है वो कैद से मुक्त हो गई है, विंध्याचल चली गई हैं, तो क्योंकि उस समय एक प्रथा चल रही थी, उस समय प्रथा बहुत जोरों से चल रही थी, उसका नाम था सती प्रथा। और ये एक मित्र के द्वारा इसको पता मिली जिसका नाम था दिवाकर। क्या नाम था इसका नाम था दिवाकर। दिवाकर के द्वारा ये पता चला कि उसको विंध्याचल ले जाया जा रहा है। और क्यों ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसको सती बनाना है। क्यों, क्योंकि ग्रहवर्मा की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और जब कहते थे कि जिस समय अगर उसकी पति की मृत्यु हो जाती थी किसी पत्नी की, तो उस पत्नी को भी क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया जाता था। तो यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, उसको सती होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन दिवाकर की सहायता से जब राजश्री को सती किया ही जा रहा था, करने वाले ही थे ये लोग, तो वहाँ पे हर्षवर्धन पहुंच जाएगा और उसको क्या कर लेगा, बचा लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है, दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को उस समय खोज निकाला गया जब वह सती होने जा रही थी। तभी उसको क्या कर दिया गया, वहाँ से बचा लिया। किसके द्वारा बचाया गया, तो आप लोग बताओगे, हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन का मित्र कौन हो जाएगा, तो दिवाकर। ठीक है, दिवाकर। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत में सती प्रथा थी, उसका सबसे पहला जिक्र जो है वो 510 ईस्वी में मिलता है। ठीक है, कब मिलता है उसका जिक्र जो है सबसे पहले 510 ईस्वी में मिलता है। ठीक है, 510 ईस्वी में मिलता है। मैंने आपको बताया था एक अभिलेख था जिसका नाम था एरन अभिलेख। क्या नाम था उसका, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में क्या होता है, 510 ईस्वी में जो लिखा गया था उसमें सबसे पहले सती होने का जिक्र मिलता है, जिसमें से राजा भोज जो थे, राजा भोज के एक सेनापति थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को राजा भोज के साथ ही जिंदा जला दिया जाता है। तो वहाँ से शुरू होती सती प्रथा। और भारत में 1829 में, कब, 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया जाएगा। किसके सतत प्रयासों से, तो आप लोग बताएंगे कि राजा राम मोहन राय के सतत प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन 1987 में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे देश को हिलाकर रख दिया गया। उस घटना में क्या हुआ कि एक राजस्थान की रूप कंवर नामक एक महिला थी। ठीक है, उनके पति जो है वो काफ़ी दिनों से बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो 18 साल की महिला को क्या कर दिया गया, 1987 की बात है, आज से लगभग 32-33 साल पहले की बात है। उनको क्या कर दिया गया, उनको उसी चिता में जला दिया गया। और जब ये बात पता चली तो वहाँ की राज्य सरकार ने 32 लोगों पे मुकदमा किया और 32 लोगों पे मुकदमा करके 1996 में उन सभी लोगों को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। ठीक है, तो अभी उस समय से 1987 के बाद पूरे भारत में एक भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिला है। और हालांकि 1829 से जब पूरी तरह से इसको अवैध घोषित किया गया था तो करीब लगभग 150 सालों तक एक भी सती होने का जिक्र नहीं मिला था। लेकिन 1987 में फिर से ऐसी घटना देखने को मिली जिससे पूरे भारत को शर्मसार करके रख दिया था। आगे हम लोग चलते हैं। सती प्रथा का प्रचलन हो चुका था, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बता दिया मैंने, सती प्रथा का प्रचलन हो चुका था क्योंकि 510 ईस्वी में जो एरन अभिलेख था, ठीक है, एरन अभिलेख था, उसके अनुसार भोजराज के सेनापति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को सती होने के लिए विवश किया गया। और भारत में सती होने वाला यह पहला मामला था।
भारत में सती होने वाला यह पहला मामला था। भारत में पूर्ण रूप से सती प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन राय के सतत प्रयासों से क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन 1987 में फिर से भारत में सती प्रथा का उल्लेख मिला, जिसमें राजस्थान के सीकर जिले में, ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला हो जाएगा, सीकर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दिवराला गांव। दिवराला गांव में 18 वर्ष की रूप कंवर नामक महिला जिसका पति किसी बीमारी से मर गया था, उसके साथ ही उसको भी जिंदा जला दिया गया। और सती प्रथा का उल्लेख भारत में आखिरी सती प्रथा का उल्लेख जो मिला वो 1987 में मिला, जिसमें 32 लोगों के खिलाफ क्या हुआ, मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि उनको 1996 में छोड़ दिया गया, क्योंकि इस महिला ने, कहा जाता है कि इस महिला ने खुद अपने आप को सती होने के लिए विवश किया था। क्योंकि इसके कुछ लोग ये बताते हैं, हालांकि जब मुकदमा लग जाता है किसी लोगों पे तो उनको छुड़ाने के लिए वकील जो है वो तरह तरह के बहाने बता देते हैं। कौन महिला चाहेगी कि मैं जिंदा जल जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसा बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने मनगढ़ंत करके कहानी बना लिया, तो वो बात की बात है। लेकिन जो गुजर गया उसको हम लोग खोदना नहीं चाहते, और अब कभी भारत में ऐसा ना हो इसका हम लोग भी प्रयास करते रहेंगे समय समय पर। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की। अच्छा, मुख्य बिंदु, ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद राजश्री की ही सहमति से हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बनता है। मैंने कहा था कि राजश्री का जो पति था वो कौन था, ग्रहवर्मा था, ठीक है, ग्रहवर्मा था। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसकी मृत्यु जो है वो देवगुप्त और शशांक के द्वारा कर दी जाती है। जब इसकी मृत्यु कर दी जाएगी तो राजश्री को बंदी बना लिया जाएगा, और राजश्री को बंदी बना लिया जाएगा तो हर्षवर्धन के द्वारा राजश्री को उस समय छुड़ाया जाएगा जब ये सती होने जा रही थी। तो राजश्री की सहमति से ही कन्नौज का शासक किसे बनाया जाएगा, हर्षवर्धन को बनाया जाएगा, क्योंकि मौखरी वंश में कोई राजा बनने के लायक था नहीं, केवल हर्षवर्धन के छोड़ करके। और हर्षवर्धन उत्तराधिकारी तो था नहीं, लेकिन राजश्री की सहमति से क्या होता है, हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बन जाता है। अब राजा बन गया है तो इसकी उपलब्धियां क्या होंगी वो हम लोग आगे देखते हैं। चलो देखो, हर्षवर्धन से संबंधित हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। सबसे पहली जानकारी जो है वो हमें मिलेगी शिलालेखों से। पहले के ज़माने में क्या होते थे कि पुस्तकें तो थी नहीं, बुक तो थी नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, शिलालेख जो पत्थर के टुकड़े होते थे उस पर गोद के उस पर पत्थर से उसमें लेख लिखते थे, और जो भी संबंधित चीज़ें होती थी उसमें वो लोग लिख देते थे। तो पहला शिलालेख इनका मिला था बशखेड़ा अभिलेख, और दूसरा अभिलेख कौन है, मधुबन अभिलेख है। दूसरा कौन सा अभिलेख है, तो आप लोग बताओगे मधुबन अभिलेख। लेकिन और दूसरी चीज क्या थी, मुद्राएं। पहले के जो शासक हुआ करते थे वो अपनी मूर्ति, अपने जो सिक्के हैं वो सिक्के होते थे, उसके वंश में जो सिक्के शासन चलते थे, उसके जो शासन में सिक्के चलते थे उनमें वो अपनी मूर्ति स्थापित करवा देते थे, ठीक है। तो सोनीपत में ऐसे सिक्के मिले जिसमें से हर्षवर्धन की क्या थी, मूर्ति, हर्षवर्धन की जो प्रतिमा अंकित थी। दूसरा कहाँ से मिले, फर्रुखाबाद से। तीसरे कहाँ से मिले, पाटलिपुत्र से मिले। और एक बड़ी बात हो जाएगी कि हर्षचरित एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसमें बाणभट्ट के द्वारा जो लिखी गई थी। बाणभट्ट जो है वो हर्ष का दरबारी कवि था। इसने हर्ष की जीवनी हर्षचरित जो है लिखी थी। हर्ष की जीवनी हर्षचरित को कौन लिखेगा, तो आप लोग बताओगे बाणभट्ट लिखेगा। किसके दरबार में रहता था, तो ये दरबार में रहता था हर्षवर्धन के, यानी कि हर्ष के। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। एक और विषय में अगर हम लोग बात करेंगे तो चीनी यात्री वेनसोंग के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जो वेनसोंग था ना, वो भारत में हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया, और हर्षवर्धन के दरबार में भी ये रहा। तो चीनी यात्री वेनसोंग जो ईसा की 7वीं सदी, देखो सदी जो है वो एक जो सदी से हम लोग किस सदी में, तो आप लोग बताओगे 21वीं सदी में, जबकि चल क्या रहा है 2020, 2021, 2022, ठीक है। तो सदी जो है वो हम लोगों से आगे रहती है, हम लोगों से 100 वर्ष क्या रहती है, आगे रहती है। जैसे हम लोगों ने 2001 में चले थे तो 21वीं सदी लग गई थी, जबकि हम लोग 2020 में ही थे, ठीक है। 2001 से लेके कहाँ तक, 99 तक। 2001 से लेके 2099 तक कौन सी सदी चलेगी, तो आप लोग बताओगे 21वीं सदी। जैसे हम लोग 2099 से आगे पहुँचेंगे 3000 में, वैसे ही सदी कौन सी हो जाएगी, तो वैसी सदी हो जाएगी 22वीं सदी हो जाएगी। कौन सी, 22वीं सदी हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो वेनसोंग था वो 5वीं सदी में भारत आया, और लगभग 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 15 वर्षों
तक भारत में रहा। इससे भी हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। इसने भी बहुत सारी, इसने भी अपने जब तक वो भारत में रहा इसने भी कई पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों में क्या लिखा कि हर्षवर्धन ऐसा था, हर्षवर्धन के बारे में लिखा, हर्षवर्धन अपने साथ इतने घोड़े रखता था, अपने साथ इतने हाथी रखता था, उसके सेना में इतने लोग थे, वो नेपाल को भी जीत लेगा। ये सारी बातें कौन लिखेगा? हर्षवर्धन लिखेगा। तो हम लोग देखते हैं सारी बातें लिखी हुई, चिंता न करिए आप लोग, बस आप लोग बने रहें वीडियो तक। और अभी तक अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देख लीजिए, आपका बहुत ही यहाँ से फायदा होने वाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हर्ष से संबंधित जानकारी के प्रमुख स्रोत में और क्या लिखा हुआ है। व्हेन सॉन्ग के अनुसार जो हर्ष की सेना थी ना, उस पे 60,000 हाथी थे। अब तो अगर पूरे विश्व में देख लिया जाए ना तो 60,000 हाथी नहीं मिलेंगे, लेकिन उस समय केवल हर्ष की सेना के पास कितने हाथी थे? 60,000 हाथी थे, और लगभग 1 लाख घोड़े थे। इसीलिए कहते हैं ना कि व्हेन सॉन्ग जो था वो उसने ऐसी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो शिलालेखों में नहीं लिखी थी। ठीक है, चीन का एक व्यक्ति था, चीन का एक यात्री था जो भारत आया था, 15 वर्ष तक भारत में रहा और हर्षवर्धन के दरबार में आया, और हर्षवर्धन के संबंधित में इसने बातें लिखी। इसी ने बताया कि हर्षवर्धन के सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े थे। इसके अनुसार हर्ष का दूसरा नाम क्या था? तो शिलादित्य था। इसने अपनी पुस्तक में बताया कि हर्ष का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य था। आगे हम लोग चलेंगे। देखिए फिर हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष को क्या कहा गया है? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका राज्य कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत तक विस्तृत था, यानी कि कश्मीर को छोड़ दोगे तो पूरे भारत में किसका शासन हो जाएगा? तो हर्षवर्धन का हो जाएगा। एक बात याद रखना, व्हेन सॉन्ग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के संग्राम में स्थापित किया था। और मैंने आपको ऑफलाइन कोचिंग में बताया था कि जो कनिष्क था वो कहाँ से? वो कुशीनगर से गौतम बुद्ध का दांत लाएगा और कुंडलवन में स्थापित करेगा। कुंडलवन में, क्योंकि कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईस्वी में करेगा। कौन करेगा? तो कनिष्क करेगा। कौन करेगा? कनिष्क करेगा। और यही कनिष्क जो है गौतम बुद्ध के दांत को कहाँ ले जाएगा? कुंडलवन ले जाएगा। कुंडलवन जो कहाँ है? जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और वहीं से हर्षवर्धन वही दांत को कहाँ पर लाएगा? कन्नौज लाएगा और वहीं पे क्या कर देगा? स्थापित करा देगा। ठीक है, वहीं पर स्थापित करा देगा। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे देखिए, हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी के प्रमुख स्रोत में और आगे क्या लिखा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन सॉन्ग के साथ साथ कुछ और भी विद्वानों का यह मानना था कि नेपाल का भी शासक हर्षवर्धन ही था। नेपाल का शासक भी हर्षवर्धन ही था, अर्थात हर्षवर्धन का आधिपत्य नेपाल में भी था। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ही नेपाल का शासक था, और अगर दूसरी भाषा में हम लोग कहें तो हर्षवर्धन का शासन भी कहाँ चलता था? तो नेपाल में। बात कोई भी हो, जवाब वही होना चाहिए कि यानी कि नेपाल में भी किसका शासन था? तो आप लोग बताओगे हर्षवर्धन का। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री, चीन से कौन कौन आया था, किसके दरबार में आया, क्यों आया, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक तरफ हमने कह दिया कि एक तरफ यात्री लिखे हुए, दूसरी तरफ विशेष तथ्य लिखा हुआ है। सबसे पहले यात्रियों में देखते हैं व्हेन सॉन्ग को। व्हेन सॉन्ग कब भारत आया? तो 636 ईस्वी में आएगा, 636 में आएगा और 645 तक भारत में रहेगा। यानी कितने सालों तक? तो 15 सालों तक। ठीक है, 15 सालों तक। ठीक है, 15 सालों तक ये कहाँ पर रहेगा? तो ये भारत में रहेगा। और भारत में रहेगा लेकिन किसके दरबार में रहेगा? तो आप लोग बताओगे हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में रहता था और लगभग 15 सालों तक भारत में ये रहा। इसके बाद चीनी यात्री एक और है जिसका नाम फायान है। ये किसके दरबार में आया? तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ये उसके दरबार में आएगा। और आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य पे कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो कौटिल्य की सहायता शासक बनेगा, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय है जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होगा।
इसके बाद एक और चीनी यात्री है जिसका नाम है इत्सिंग, वो भी कब आएगा, तो ये आएगा 671 ईस्वी में आएगा और 95 ईस्वी तक भारत में रहेगा। ये ऐसा चीनी यात्री था जो पहली बार समुद्री मार्ग से भारत में आएगा, तो ये भी बहुत तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट यहीं तक ख़त्म है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो आप लोग बिल्कुल बता दीजिएगा कि मुझे वीडियो पसंद आया, और कमेंट बॉक्स में जितना आपको लिखना है मेरे बारे में कि सब बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग लिखो, लेकिन लिख सकते हो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आप लोग वीडियो पे 100 व्यूज़ ले आते हैं, आज आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो पे 100 व्यूज़ लाएं, तो आप लोग कैसे 100 व्यूज़ लाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए, तब तो ऐसे बनेगा ना। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी इतना कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ठीक है कैसा लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुक्रिया।